अब रुक कर लेते हैं फास्ट न्यूज का। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। शनिवार को 24 घंटे में देश में 4,03,738 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। ये लगातार चौथा दिन था जब 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा केस आए हैं। शनिवार को देश भर में कोरोना से 4,092 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 2,42,000 को पार कर चुका है। हालांकि राहत की बात रही कि पिछले 24 घंटे में 3,86,207 लोगों ने कोरोना को मात दी है। यह एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,22,00,000 को पार कर चुका है, जिसमें अभी 37,32,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 56,578 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 82,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए और 864 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में शनिवार को 11,598 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 4,445 लोग ठीक हुए और 90 लोगों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में शनिवार को 17,364 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 20,160 लोग ठीक हुए और 332 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में शनिवार को 26,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 34,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। 297 लोगों की इससे मौत हो गई। गुजरात में शनिवार को 11,892 लोग संक्रमित मिले, जबकि 14,366 लोग रिकवर हुए और 119 लोगों की मौत हो गई। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर कहर साबित हो रही है। यहां 24 घंटे में 164 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18,231 लोग संक्रमित पाए गए। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड संक्रमण, लॉकडाउन और संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की पहले से ज्यादा जरूरत है। कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी सख्ती से देश कोरोना को हराने में सफल होता दिख रहा है। संक्रमण का फैलाव धीमा हुआ है और एक ग्राफ पर कोविड-19 कर्व समानांतर होता दिख रहा है। मई के पहले हफ्ते में एक्टिव केस और रिकवरी रेट में अंतर कम होता नजर आ रहा है। कई विशेषज्ञों ने 15 मई के करीब दूसरी लहर के पीक का अनुमान जताया है। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल आरबीएम में पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर्स का निजी अस्पताल में इस्तेमाल होने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने शहर के जिंदल हॉस्पिटल को 10 वेंटिलेटर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन ने निजी अस्पताल को 2,000 रुपए प्रति वेंटिलेटर दिए, जबकि निजी अस्पताल मरीजों से 35 से 40,000 रुपए वसूल रहा है। वेंटिलेटर के मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। राज्य मंत्री के शहर में इस प्रकार का मामला होने पर अब सवाल उठ रहे हैं। सांसद रंजीता कोहली ने राज्य सरकार से जांच कमेटी गठित कर कलेक्टर और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ जांच बैठाने की मांग की है। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने कोरोना काल में उपजिला अस्पताल में 6 बाईपेप मशीनों को शुरू करवाकर मिसाल पेश की है। विधायक यादव ने यहां स्थित उपजिला अस्पताल में बायोकैप मास्क के अभाव में उपयोग नहीं आ रही 6 बाईपेप मशीनों को शुरू करवाया है। बता दें कि एक दिन पूर्व विधायक यादव ने अस्पताल का निरीक्षण किया था। कोटा में कोरोना से होने वाली मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 738 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद कोटा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 46,000 पर पहुंच गया है। कोटा में कोरोना मरीजों के बढ़ते केसेस के बीच एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक में 3 और युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। यह प्लाज्मा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान बचाने में वरदान साबित होगा। जैसलमेर में कोरोना की जंग में ग्राम पंचायत स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसमें 10 से 30 बेड बनाए जाएंगे। केयर सेंटर्स पर प्रभारी और सह प्रभारी अधिकारी लगाए गए हैं। झुंझुनू में चिड़ावा नगर पालिका के पार्षद ने थोड़ा ही सही लेकिन मदद को लेकर हाथ बढ़ाया है। यहाँ पार्षद मुख्यमंत्री के आह्वान पर अपना 2 महीने का वेतन कोविड केयर सेंटर में देकर सरकार के हाथ मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अब तक लगभग 10 पार्षद अपना वेतन कोविड-19 के खिलाफ जंग में काम के लिए समर्पित कर चुके हैं। आज नगर पालिका के 2 और पार्षदों ने अपना 2 माह का वेतन कोविड-19 केयर फंड में समर्पित किया। झुंझुनू के चिड़ावा शहर में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथी की दवा और आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। होम्योपैथिक दवा का निःशुल्क वितरण कल्याण होम्योपैथिक के सौजन्य से किया गया।
कोटपुतली के बस्सी क्षेत्र के ग्राम पड़ासौली में बिना अनुमति और अधिक लोग जमा होने की सूचना पर बस्सी उपखंड अधिकारी और एसीपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। हालांकि प्रशासन के पहुंचने से पूर्व लोगों को भनक लग गई तथा वे मौके से निकल गए। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने शादी के लिए पूर्व सूचना देकर अनुमति नहीं लेने पर 5,000 का जुर्माना लगाया। करौली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग जागरूक होने लगे हैं और संक्रमण से बचने के लिए सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति अभियान चला रहे हैं। जन जागरूकता अभियान के तहत शहर ग्राम पंचायत के मोनापुरा, मकठोग, सुजानपुरा गांव में ग्राम पंचायत सरपंच जलहरी देवी और वार्ड पंच अभिषेक नारेड़ा की देखरेख में सैनिटाइजेशन किया गया। डूंगरपुर के सेंट्रल जेल के बाद अब सागवाड़ा सब डिवीजन जेल में 15 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 5 जेल के कार्मिक भी संक्रमित हुए हैं। लंबे इंतजार के बाद दौसा में भी 18 से 45 साल तक के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। आज वैक्सीनेशन का पहला दिन था, लेकिन पहले टीका लगवाने की होड़ में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहले ही पहुंच गए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। झुंझुनू में नगर परिषद की ओर से ऑटो रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से 10 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन की पालना के लिए समझाइश की गई। आयुक्त अनिता कीचड़ ने बताया कि शहर में लोगों को समझाया गया है कि वे कोरोना से बचें और सरकारी गाइडलाइन की पालना करें। कोविड के कहर के बाद अब लोग वैक्सीनेशन के लिए काफी ज्यादा सतर्क हो गए हैं। कोरोना से बचने के लिए युवा और बुजुर्ग वैक्सीनेशन के लिए काफी तादाद में महिला चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। महिला चिकित्सालय में नोडल अधिकारी डॉक्टर शालिनी राठौड़ के मुताबिक 2 अलग अलग काउंटर ले वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पहले जहां लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर कई भ्रांतियां थी, वहीं अब काफी तादाद में काउंटर पर पहुंचकर लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। राजसमंद में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर शादी समारोह के आयोजन पर पुलिस ने 1 लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही हलवाई और बैंड वालों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश के साथ ही राजसमंद जिले में भी कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना के इस चैन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल चिकित्सा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने कहा कि जिले की सभी सरकारी हो या निजी हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग की जा रही है। मरीजों के इलाज और उनकी व्यवस्थाओं के लिए लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार भीलवाड़ा जिले के आसिंद में लोगों को कोविड से जागरूक करने के लिए एक टेम्पो रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से ये टेम्पो कस्बे के हर गली मोहल्लों में घूमकर लोगों को कोविड जागरूकता की अपील कर लोगों को मुंह पर मास्क और बिना वजह के लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने का संदेश दे रहा है। रैली को आसिंद पालिका अधिशासी अधिकारी तेजभान सिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भरतपुर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजारों में पुलिस की सख्त नजर आई। कुछ लोग ही बाजार में घूमते नजर आए, जिनको पुलिस ने टोका और विशेष कारण होने पर ही उन्हें जाने दिया। कोरोना का कोहराम अब विराम लेने का नाम नहीं ले रहा है। जैसलमेर में लगातार बढ़ती संक्रमण की दर अब युवाओं में चिंता और उत्साह दोनों की वजह बन गई है। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की शुरुआत की युवा लोग उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के हालातों में हर कोई आहत है और इन हालातों में जनसेवा के लिए बढ़ता हर कदम जनता के लिए किसी राहत से कम नहीं है। कुछ ऐसा ही किया बाड़मेर के बायतू विधायक और राजसमंद के राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने, जिन्होंने 24 घंटे में कोविड हॉस्पिटल तैयार करवा दिया। अब इस अस्पताल को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भव्य स्थायी अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दी है। जयपुर में एसीबी ने एक घूसखोर नर्सिंग कर्मी को गिरफ्तार किया। आरोपी आईसीयू में बेड दिलाने के नाम पर 25,000 की घूस ले रहा था। जालोर में फर्जी डॉक्टर के क्लिनिक पर कार्रवाई करने को लेकर जालोर पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन चिकित्सा विभाग की टीम को सूचना देने के 2.5 घंटे बाद तक चिकित्सा विभाग नहीं पहुंचने पर एसडीएम ने पहुंचकर क्लिनिक को सीज किया। करौली में रसद विभाग में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत अमित शर्मा ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की दर्ज कर जांच में जुटी है। जोधपुर के बासनी थाना पुलिस ने रेमडेसिविर के इंजेक्शन के कालाबाजारी के खेल का पर्दाफाश किया है। मरीज को लगाने के लिए जारी किए गए इंजेक्शन को बेचकर ये नर्सिंग कर्मी मोटे पैसे कमाने का खेल खेल रहा था। जालोर के सांचौर में जोधपुर की एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20,000 लीटर बायोडीजल से भरा टैंकर पकड़ा, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में डीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक मकान से 67 कार्टन शराब जब्त की है। इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
भीलवाड़ा के रिको एरिया और औद्योगिक क्षेत्र में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। करौली में रसद विभाग में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत अमित शर्मा ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। सवाई माधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़े दुख की खबर है। रणथंभौर नेशनल पार्क की बाघिन 102 के मादा शावक की मौत हो गई है। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिलने के साथ ही वन अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृत शावक का शव अपने कब्जे में लिया। शावक के शव पर गहरे जख्मों के निशान भी मिले हैं। प्रथम दृष्टया टेरिटोरियल फाइट में ये मौत मानी जा रही है। घटनास्थल के आसपास अब वन अधिकारी फोटो ट्रैप कैमरे को खंगालने एवं मामले की छानबीन में जुटे हैं। 9 सालों से कपासन में रह रहे विजय सिंह का जीवन एक मिसाल है। उन्होंने कई पक्षी दुकान में पाल रखे हैं, तो कई पक्षी दाना पानी की आस में इनकी दुकान पर आते हैं। उनके खुद के कोई संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने और उनकी पत्नी ने इन पशु पक्षियों को ही अपनी संतान मान लिया है। विजय की छोटी सी दुकान से होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इन पशु पक्षियों के लिए दाना और चारे के लिए निकालते हैं। इनकी पत्नी दिन भर लावारिस गायों की सेवा में लगी रहती है। खुद की फुटसीट की दुकान होने के चलते आवारा पशुओं के लिए इन्होंने एक रैगजीन की प्याऊ भी बना रखी है। कोरोना संक्रमण के पहले दौर में विजय सिंह 7,000 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क मास्क एवं फेस शीट बनाकर भेंट कर चुके हैं। इनकी मोटरसाइकिल पर भी जागरूकता के नारे लिखे हैं। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी यह शरीर किसी के लिए काम है, इसलिए इन्होंने देहदान की घोषणा भी कर रखी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोविड अस्पताल में भर्ती के लिए रिपोर्ट भेजनी जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया है। यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन पर सहयोग की अपील की। यूरोपियन नेताओं ने भी भारत को मदद का भरोसा दिया। कोरोना से ठीक होने के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का बड़ा खतरा। गुजरात में 100 से ज्यादा मामले आए सामने, तो महाराष्ट्र में भी मिले 8 मरीज। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच राहत की खबर। डीआरडीसी की बनाई दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। क्लिनिकल ट्रायल में मरीजों के 7 दिन में ठीक होने का दावा है। देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 12 सदस्यों की टास्क फोर्स। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स में होंगे कई नामी डॉक्टर और विशेषज्ञ। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर कहर साबित हो रही है। यहां 24 घंटे में 164 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18,231 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सीकर के गांव खिरवा में पिछले 20 दिन में 21 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन गांव में लोगों की सैंपलिंग कराकर वजह जानने में जुटा है। पाली में भामाशाह के सहयोग से रोटरी भवन में 53 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसे बिना किसी औपचारिकता के शुरू कर दिया गया। वहां पर मरीजों को भर्ती करना शुरू कर इलाज शुरू किया गया है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम का रुख करते हैं। चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर को उन्होंने सौगात दी है। चित्तौड़गढ़ और गंगानगर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है। वर्चुअल रूप से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसके मॉडल को देश दुनिया में सराहा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कि राजस्थान प्रदेश की जो स्थिति है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, और उनको देखते हुए राजस्थान जैसे अन्य राज्यों के लिए, चाहे वो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हों, चाहे वो दूसरे राज्य हैं, जिस तरह से विशेष सहायता दी जाती है, विशेष पैकेज दिया जाता है, उसी तरह से राजस्थान प्रदेश में भी अभी जो कोरोना का दौर चल रहा है, उसको भी देखते हुए आप न्याय करेंगे। और दूसरा ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारी कल्पना है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि प्रदेश के हर जिले में कॉलेज हो, 30 कॉलेजेस की स्वीकृति, मतलब 15 हो चुके हैं चालू, 15 अभी पाइपलाइन में है। 3 का और अनुरोध हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है, जालौर, राजसमंद और प्रतापगढ़। मैं प्रदेश की जनता के आपसे मांग करता हूं कि ये तीनों की भी स्वीकृति आप जारी करें। और ज्यादा ना कहते हुए मैं प्रदेश की जनता को, विशेष रूप से गंगानगर के जनप्रतिनिधियों को और उनकी सरदारी को और प्लस चित्तौड़ को, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि जल्दी ही ये दोनों मेडिकल कॉलेज जल्दी ही निर्माण होकर के जो है शीघ्र शुरुआत करेंगे। बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी का, विशेष रूप से केंद्र सरकार का भी जो सहयोग दे रही है, लेकिन इस सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। जस्टिस के आधार पर यह सहयोग बढ़ेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और विनम्र आग्रह है
माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा राजस्थान सरकार डॉक्टर रघु शर्मा जी से आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदय। राजस्थान के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, भारत सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, राज्य मंत्री आदरणीय अश्विनी कुमार जी चौबे साहब, हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय उदयलाल आंजना जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय सुभाष गर्ग जी, इस वीसी से जुड़े हुए चित्तौड़ के सांसद सम्मानीय सीपी जोशी जी, गंगानगर के हमारे विधायक सम्मानीय राजकुमार गौड़ जी, गंगानगर के सांसद सम्मानीय निहाल चंद जी, वीसी से जुड़े हुए अन्य तमाम जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित अधिकारीगण, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि राजस्थान में जो सपना मुख्यमंत्री जी ने देखा है, जो डायरेक्शन हमको दिए सरकार बनने के साथ ही कि राजस्थान के हर जिले में सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और जब ये डायरेक्शन दिए गए थे तब ये जानकारी भी नहीं थी कि भारत सरकार ने एक साथ निश्चय किया कि पूरे देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का शुरू से सोच है, जब 20-22 साल पहले आप पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उस समय जो राजस्थान के हालात थे मेडिकल एजुकेशन के, क्योंकि राजस्थान पूरे कंट्री का सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टिकोण से राज्य है और यहाँ पर आम व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाना ये अपने आप में चुनौती का काम है। हमारे रेगिस्तानी इलाके में किलोमीटर से किलोमीटर तक एक एक ढाणी बसी रहती है। आदिवासी अंचल में भी पहाड़ियों पे जैसी बसावट है, तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का शुरू से लक्ष्य था राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, राजस्थान में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना। हमें याद है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे मेडिकल एजुकेशन में सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाते थे, उनको प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे सुविधा नहीं थी, तो साउथ के स्टेट्स में जाके बहुत बड़ी कैपिटेशन फीस देके और वो मेडिकल की पढ़ाई करके आते थे। जब आप मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो आपने निजी क्षेत्र में राजस्थान में नए मेडिकल कॉलेज कैसे खुले उस पर फोकस किया और आज हम कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र में भी 8 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में हैं और राजस्थान के 33 जिलों में 16 जिलों में 16 मेडिकल कॉलेज पहले खुले थे। मैं हर्षवर्धन जी आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमें इन 75 मेडिकल कॉलेजेस में से 15 मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान को दिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी और हमारे अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिए अगर मेहनत नहीं की होती, अगर हमारे जो अस्पताल हैं जहां पर जिला अस्पताल, वहां पर्याप्त संख्या में बेड नहीं होते, अगर वहां पर जमीनों का समयबद्ध तरीके से आवंटन नहीं होता मेडिकल कॉलेज के लिए, और अगर राज्य सरकार जो 325 करोड़ रुपए एक मेडिकल कॉलेज में खर्च होने हैं, 195 करोड़ रुपए भारत सरकार दे रही है, तो 130 करोड़ रुपए की स्वीकृति अगर मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी नहीं होती, तो मुझे लगता है कि हमें ये 15 मेडिकल कॉलेज मिलने में दिक्कत आ सकती थी। हमने तो आपको 18 जिलों के लिए लिख के दिया था, लेकिन 3 जिले हमारे अभी बाकी हैं सर। और जो हमारी सोच है कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, ये 3 जिले भी, उसमें एक जिले में नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये नियम बना रखा है कि जहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहां पे सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकता। उसमें छूट देते हुए हमें आप परमिट करेंगे आने वाले समय में, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और बाकी एक आदिवासी इलाके में प्रतापगढ़ है और दूसरा हमारा सीमावर्ती जिला जालोर,
ये 3 जगह मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हमारी और आपसे हमको लेनी है। और मुझे उम्मीद है कि जिस सहृदयता से आपने पहले 15 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी है, हमें आप आने वाले समय में भी इन 3 मेडिकल कॉलेजेस की और स्वीकृति देंगे। आज 2 मेडिकल कॉलेजेस गंगानगर और चित्तौड़, उनके काम का शुभारंभ हो रहा निर्माण का। हमारे यहाँ एजेंसीज फाइनल होगी, जैसे हमारे सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन ने कहा। टेंडर की प्रक्रिया कुछ मेडिकल कॉलेज में चल रही है। मैंने एक बात का साफ निर्देश दिया है कि क्वालिटी से कोई समझौता इन मेडिकल कॉलेजेस में नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम आपको ये भी एश्योर करते हैं कि आने वाले 2 साल में ये मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग भी बन जाए और पहला बैच इनका 100 स्टूडेंट्स के साथ हम राजस्थान में शुरू कर दें। तो एक टाइम बाउंड हम कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा अभी आपको ब्रीफ किया गया कि राजस्थान में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ पीजी सीटों में इजाफा हुआ है, सुपर स्पेशलिटी की सीटों में इजाफा हुआ है और एमबीबीएस की सीटों में इजाफा हुआ है। तो राजस्थान में जो डॉक्टर्स की कमी है, उस कमी को भी हम इसके माध्यम से आने वाले समय में पूरा कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी की सोच, जैसा अभी हमारे राज्य मंत्री जी कह रहे थे कि उन्होंने अभी कहा कि पूरा बजट अगर हेल्थ पे दे दूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए। तो पहले दौर में जब सेकंड टाइम आप सीएम बने तो निःशुल्क दवा योजना एक बड़ी योजना आपने शुरू की। उसी दौर में आपने निःशुल्क जांच योजना शुरू की और अभी जब थर्ड टाइम आया है तो राजस्थान उन चुनिंदा राज्यों में से है सर, जो 3,500 करोड़ रुपए खर्च करके 5 लाख तक का कैशलेस बीमा हर परिवार के लिए करने का काम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के नाम पर हमने काम 1 मई से राजस्थान में शुरू किया है। और अभी जब भारत सरकार ने कहा कि 18 से 45 साल के लोगों की वैक्सीनेशन की खर्चे की जिम्मेदारी राज्यों की होगी, तब भी 3,000 करोड़ जो आवश्यक राशि है उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। तो ये सोच प्रदर्शित करता है कि राज्य के लोगों को वो स्वस्थ रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में मजबूत हो। हमने कोविड पैंडेमिक में भी आपसे बराबर इंटरेक्शन रहा। आपने जब भी मीटिंग ली, मैंने आपको समय समय पे राज्य की आवश्यकताओं के बारे में और राजस्थान क्या कर रहा है। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट, अपोलो 24x7।